वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज मैं फिजिक्स में एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज लाइट को पढ़ाऊंगा, जो आप लोग के आने वाले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बेसिक से लेकर पूरे हर पार्ट को अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आते हैं फ्रेंड्स अपने मुख्य टॉपिक पे। आज का मेरा टॉपिक है लाइट, जिसमें आज हम लोग रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी लाइट यहाँ से गया और किसी भी सतह से टकराकर अगर वो वापस आ गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। देखिए, इसको हम लोग अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक मुख्य बिंदु को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह बाह्य कारक होता है जिससे हम लोग किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। हर पॉइंट्स को मैं लिखाऊंगा और आप लोग कृपया कर कॉपी और पेन लेकर बैठे और समझने का प्रयास करें। देखिए, वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखने की अनुभूति होता है। मतलब कि एक्सटर्नल फिजिकल कॉजेज है ये। याद रखना है कि मान लेते हैं हम किसी वस्तु को अगर हम लोग देख पाते हैं तो वो हम लोग प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। याद रखना है। अगला मेरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्रकाश जो होता है ना, वो ऊर्जा का एक रूप होता है। याद रखेंगे, प्रकाश क्या होता है? तो ऊर्जा का है एक रूप है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि अच्छा बताइए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। याद रखेंगे कि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। याद रखना है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश को विद्युत चुंबक का तरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिखेंगे निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है मेरा 3 गुने 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे कि प्रकाश का जो चाल होता है वह 3 गुने 10⁻⁻8 नहीं होगा, +8, मतलब 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गुने 10⁻8 मीटर, ये सेकेंड का हम लोग इनवर्स 1 भी अगर लिख देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में आपको एडिटेड पूछा गया है। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड होता है, न कि अगर यहाँ पर चेंजिंग क्या करेगा, दे देगा प्रकाश का चाल होता है 3 गुने 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकेंड दे देगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दे देगा। तो आपको वहां पे पहचानना क्या है
कि 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, वही मेरा आंसर होगा। तो ये मुख्य बिंदु है जो हमें लाइट में जानना है। मेरा अगला क्या है, अगला इसमें जानना है किरण के बारे में। किरण किसे कहते हैं, जिसको रे कहते हैं। देखिए किरण क्या है, देखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश किस दिशा में गमन कर रहा है, अगर वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो उसके गमन पथ की दिशा को ही क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। याद रखेंगे, लिखेंगे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, जैसे मान लेते हैं प्रकाश अगर इस दिशा में जा रहा है तो इसी गमन पथ की दिशा को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही हम लोग किरण कहते हैं या रेज कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो ये मुख्य बिंदु जो प्रकाश और किरण से रिलेटेड है, इसको याद रखना है। इसी में अगला क्या जानना है, इसको समझिए। एक मिनट, अगला मेरा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा अगला पॉइंट क्या है, समझिए कि आपको पूछेगा प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज को कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। अच्छा बताइए प्रकाश पुंज क्या है? जैसे इसमें याद रखना है कि जब सभी रे, जब डिफरेंट तरह का रे एक ही पॉइंट पर आकर मिलता हो, या बहुत सारा रे जब एक ही दिशा में जा रहा हो और जाने पर वहां पर जो एक निश्चित आवरण का निर्माण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। याद रखना है कि किरणों के समूह को, सीधा याद रखिएगा क्या, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखना है कि प्रकाश पुंज क्या किसे कहते हैं, बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। याद रखना है, इसमें किरण का जो समूह होगा या तो पैरेलल होगा। अगर सीधी रेखा में, जैसे मान लेते हैं डिफरेंट तरह का हो जाएगा, जैसे मान लेते सीधी रेखा में अगर वो किरण जा रहा है, रे जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब कि समांतर प्रकाश पुंज। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले जानना क्या है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है, जिसको आप याद रखेंगे। याद रखना है कि प्रकाश पुंज जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो कहा जाता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। याद रखना है समांतर प्रकाश पुंज को पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समांतर प्रकाश पुंज क्या हो गया,
जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण समानांतर हो, उसे क्या कहा जाता है? समानांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। कोई दिक्कत है? लिखेंगे जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की एक मिनट, पुंज की सभी किरण समानांतर हो, समानांतर दिशा में हो, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पूछा जाए कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण समानांतर हो, सभी किरण क्या हो? समानांतर दिशा में हो, उसे हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे मान लेते ये रे है, सभी जो रे है वो क्या है? पैरेलल है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल प्रकाश पुंज कहेंगे। याद रखना है कि समानांतर प्रकाश पुंज या पैरेलल प्रकाश बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो याद रखना है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर दिशा में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत है? आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है मेरा अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज। अगला है मेरा अभिसारी। पहले अभिसारी पढ़ लेते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? याद रखना है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु पर मिलता हो। याद रखना है क्या? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु पर आकर मिलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। लिखेंगे हम लोग जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हो, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि सब प्रकाश का जो किरण है एक ही बिंदु पर आकर मिलता है। मतलब कि यहां से प्रकाश का बिंदु आया, यहां से प्रकाश का किरण आया, यहां से प्रकाश का किरण आया, सब गया और एक ही बिंदु पर जाकर मिल गया। जब एक ही बिंदु पर जाकर मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अभिसारी प्रकाश पुंज या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। याद रखना है, एक ही बिंदु पर आकर मिलता हो मगर अलग अलग दिशा से आकर मिलता हो, उसी को क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बतलाइए। अगला है मेरा तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, जिसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट
बीम ऑफ लाइट। देखिए डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, हर चीज को बारीकी से पढ़ते हुए आगे बढ़िए। आपको इसका मैं एक नुस्खा भी बता दूंगा कि कैसे तीनों को याद रखेंगे। अपसारी लिखेंगे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु से निकलता हो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए जब सभी किरण एक बिंदु पर आके मिले अलग अलग दिशा से तो क्या हो जाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज। और जब एक ही बिंदु से सब अलग अलग दिशा में जाए, मतलब यहां पर से ऐसे जाएगा अलग अलग दिशा में, तो बिंदु तो एक ही है, इसी बिंदु से अलग अलग दिशा में जा रहा है लाइट, उसको क्या कहेंगे, डाइवर्ज हो रहा है, मतलब डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तीन को कैसे याद रखेंगे, देखिए बीम ऑफ लाइट मतलब प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत है? प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है, पैरेलल प्रकाश पुंज, उसके बाद दूसरा क्या हो गया, कन्वर्जेंट प्रकाश पुंज बीम ऑफ लाइट, और तीसरा हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट, मतलब आपको समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा हो गया अपसारी प्रकाश पुंज। मतलब जब प्रकाश की किरण समानांतर हो, अलग अलग किरण, ऐसा नहीं कि एक ही रहेगा तो उसको तो किरण कहेंगे, समानांतर दिशा में जा रहा हो उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की सभी किरण या जब जिस प्रकाश पुंज में सभी किरण एक ही बिंदु पर आके मिले उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज मतलब डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में अगर लाइट जा रहा है उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट या अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो समझ में आया, तीन को याद रखना है। अगला जानना है आत्मदीप्त पदार्थ। इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलता है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आत्मदीप्त पदार्थ, अगला मेरा मेन टॉपिक क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ लुमिनस, सेल्फ लुमिनस। कोई दिक्कत है? सेल्फ लुमिनस किसे कहते हैं समझिए, वैसा पदार्थ जो स्वयं ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, उत्पादित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ लुमिनस या आत्मदीप्त पदार्थ। आत्म मतलब कि स्वयं जो पदार्थ स्वयं ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, उत्पादित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। याद रखना है सीधा कि अगर आपसे पूछे कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं तो लिखेंगे वैसा पदार्थ जो ऊष्मा को उत्सर्जित करता हो उसे
आत्मदीप्त, आत्मदीप्त पदार्थ या सेल्फ लुमिनस कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे में आ जाएगा आपका सूर्य। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, सूर्य। याद रखना है कि सूर्य जो ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पादित जो करता है, उसमें दो ठो जो मेरा तत्व है उसका प्रमुख भूमिका होता है, जो गैस के रूप में रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखना है कि उसी दोनों के संयोग से वो क्या करता है, सन जो है अपना फ्यूल को तैयार करता है। सूर्य हो गया, तारा हो गया, सूर्य, तारा, दीपक, इत्यादि। वैसा पदार्थ जो ऊष्मा को उत्सर्जित करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ या सेल्फ लुमिनस कहते हैं। कोई दिक्कत है, समझिए। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, इत्यादि। और सब आ सकता है। अगला है मेरा अदीप्त पदार्थ। अगला मेरा है अदीप्त पदार्थ। देखिए, अदीप्त पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनस। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को थोड़ा वाहन का भी आवाज आ रहा होगा, क्योंकि जहां से मैं शूट करता हूं वहां बगल में ही रोड है, तो इसी कारण बहुत सारा गाड़ी इधर से होके गुजरता है, तो उसी का आवाज आता है। थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे और आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा साउंड इधर उधर का अगर आपको आता है गाड़ी उड़ी का, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हम लोग सीधा कंसंट्रेट इस बात पे रखेंगे कि हमें अच्छा पॉइंट्स को, हर पॉइंट्स को, कंसेप्ट को भी क्लियर करना है, और उससे हमें जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम लोग बढ़ते ही हैं। देखिए, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, नॉन लुमिनस, मतलब वैसा पदार्थ जो ऊष्मा को उत्सर्जित नहीं करते हैं। वैसा पदार्थ जो ऊष्मा को उत्सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वह दिखाई पड़ता है। याद रखना है, प्रकाश की उस उपस्थिति में वह दिखाई पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है, अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो ऊष्मा को उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन ऊष्मा की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ या नॉन लुमिनस कहते हैं। याद रखना। जैसे ये मान लेते हैं मार्कर है, क्या बिना लाइट की उपस्थिति में अंधेरा में रख देंगे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। टेबल है, लाइट नहीं है, दिखाई देता है? नहीं देता। मगर जैसे ही लाइट को हम लोग ऑन करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में आते हैं, तो सन का जो लाइट उस वस्तु पर पड़ता है, अब पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक वो रे क्या होता है, हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हमें वो वस्तु दिखाई पड़ता है। याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जब कोई बंद रूम है, अब वहां अंधेरा है,
आप जैसे ही लाइट को जलाते होंगे, थोड़ा देर के बाद कोई वस्तु आपको दिखाई पड़ता है। मतलब क्यों क्यों पड़ता है? क्या होता है कि लाइट जैसे ही जला, प्रकाशित हुआ वो रूम, अब वो जो लाइट है सब वस्तु पे पड़, जब वो किसी वस्तु पर पड़ता है, अब पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब वो वस्तु दिखाई देता है। मान लेते ये पेन है, तो ये पेन पर पहले वो लाइट आके पड़ा और रिफ्लेक्ट होकर तब हमारे आंखों तक क्या पड़ता है, उसका रे पहुंचा, तब ये हमें दिखाई दिया कि ये पेन है, ये कलम है। ठीक है, तो मतलब याद रखना है कि वैसा पदार्थ जो ऊष्मा को उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन ऊष्मा की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, जैसे कह देंगे लकड़ी, जैसे कह देंगे हम लोग पत्थर, ये सब आ जाएगा। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत है? याद एक चीज और रखना है क्या, कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा क्या है? यहां से क्वेश्चन पूछता है, नोट बना के लिख लीजिए, नोट। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। क्यों अदीप्त पदार्थ है? इसके पास अपना प्रकाश होता है क्या? तो अपना प्रकाश नहीं होता है। जब सूरज की किरण चंद्रमा पर पड़ता है तो वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी एब्जॉर्ब किए हुए लाइट से वो रात के समय में क्या होता है? प्रकाशित होता है। याद रखना है। पूछता है चंद्रमा क्या है, कंफ्यूजन करके मार देता है, आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास स्वयं का लाइट, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। कोई दिक्कत है? तो आपको अगर पूछता है चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि वह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है और सूर्य से ऊष्मा को प्राप्त कर वह रातों के समय चमकता है। रात में जो हमें उससे जो लाइट मिलता है वो चंद्रमा का अपना लाइट नहीं है, वो सूर्य से जो ऑब्जर्व किया हुआ लाइट हम लोग को रात के समय में वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करके दिखाई देता है, जो हमें चंद्रमा रात के समय पूरा दिखाई पड़ता है। तो याद रखना है कि चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है, मतलब नॉन ल्यूमिनस है। कोई दिक्कत है? दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आत्मदीप्त सेल्फ ल्यूमिनस ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा, आत्मदीप्त ऊष्मा को उत्सर्जित नहीं करेगा, अदीप्त। याद ये रखना है कि चंद्रमा को भी अदीप्त पदार्थ कहते हैं क्योंकि यह ऊष्मा को उत्सर्जित नहीं करता है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? देखिए लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा 9th 10th में तो ये पूछा ही जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर एक वर्ग के बच्चे, चाहे वो 11th 12th में हो, उनको भी लाइट पढ़ना वहां पे पड़ता है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज का क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को जो भी फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि जेएमडी कोचिंग क्लासेस आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा, आप लोग के लिए तत्पर मेहनत करने के लिए तैयार है और हमेशा रहेंगे भी। लगातार आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए और वॉच करते समय थोड़ा लाइक बटन को जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। अब ऑप्टिकल मीडियम।
अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम जिसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशीय माध्यम, देखिए प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? वह क्षेत्र, याद रखेंगे सबसे पहले कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचता है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश जो है किसी वस्तु पे टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। याद रखेंगे कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, लिखेंगे जिससे होकर प्रकाश वस्तु से, जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसे प्रकाशीय माध्यम या ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है। याद रखना है, जिससे होकर प्रकाश मतलब किसी वस्तु से होकर, जैसे मान लेते प्रकाश यहां से गया, टकराया, हमारे आंखों तक पहुंचा, तो ये जो माध्यम जो होता है इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। याद रखना है, याद रखना है। जैसे हवा, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया इत्यादि। देखिए हवा से होकर प्रकाश क्या होता है? अपने आप नहीं पहुंच जाएगा, लाइट बढ़ेंगे, एयर को क्या होता है? चीरते हुए हमारे पास पहुंच जाता है। हम लोग वाटर, पानी के नीचे से भी क्या करते हैं? लाइट को अगर देते हैं तो क्या होता है? कुछ लाइट क्या होता है? ऊपर की ओर आता है कि नहीं आता है? तो याद रखना है कि जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, ऐसी आवरण को क्या कहा जाता है? प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया इत्यादि। कोई दिक्कत है? याद रखना है कि प्रकृति के अनुसार इसके दो माध्यम हैं। प्रकृति के अनुसार इसके दो माध्यम है। पहला माध्यम को कहा जाता है समांगी, जिसे होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस। और विषमांगी, जिसको हम लोग कहते हैं हिट्रोजीनियस। मतलब समांगी हो गया और विषमांगी हो गया। मतलब कि होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। पहला है मेरा होमोजीनियस, जिसको क्या कहते हैं? समांगी। याद रखना है कि समांगी माध्यम क्या है। देखिए जिस माध्यम का प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या हो? समान हो। लिखेंगे, सीधा लिखिए आप कि समांगी माध्यम में क्या होता है कि गुण और बनावट क्या होता है? समान होता है। लिखेंगे, जिस माध्यम के
गुण और बनावट समान हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कांच, जल हो गया, कांच हो गया, जल और कांच इत्यादि। दूसरा है हिट्रोजीनियस, मतलब विसमांगी, जिसको हिट्रोजीनियस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका गुण और बनावट क्या होता है, वो असमान होता है। लिखेंगे जिस माध्यम का गुण और बनावट असमान हो उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा इसका, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझा देंगे आपको। जैसे हो जाएगा आपका कि हवा का मिश्रण, हवा का मिश्रण, क्योंकि हवा के साथ धूलकण होता है, कैलामाइट भी होता है, कैलामाइट इत्यादि। देखिए होमोजीनियस क्या होगा, जिसका गुण और बनावट क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कांच जल है, उससे अगर प्रकाश को हम लोग अगर हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रिफ्लेक्ट करेंगे तो समान ही चीज जाएगा। जैसा लाइट है उसी प्रकृति के अनुसार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। दूसरा क्या है, हिट्रोजीनियस। दूसरा क्या है, हिट्रोजीनियस में क्या, विषमांगी, मतलब इसका गुण और बनावट समान नहीं होता है। अगर मान लेते हैं हवा में धूल और कण मिला हुआ है तो उस समय लाइट अलग प्रकृति से दिखाई देगा। जिस समय हवा पूरा साफ है उस समय में आपका जो लाइट है वो अलग प्रकृति से दिखाई देगा। तो याद यहां रखना है कि समांगी जो होता है, हिट्रोजीनियस जो होता है, जो हमारा प्रकाश माध्यम जो होता है, इसका गुण और बनावट समान होता है। और हिट्रोजीनियस या विसमांगी में क्या होता है कि गुण और बनावट क्या होता है, मेरा असमान होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, विसमांगी माध्यम हो जाएगा, प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। मेरा नेक्स्ट है क्या, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं। देखिए पारदर्शी पदार्थ जो होता है ना, जिससे होकर प्रकाश की पूरी किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में चला जाए। सीधे याद रखिएगा कि प्रकाश जो होता है पूर्ण रूप से आर पार हो जाए। जब प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लिखेंगे जिस पदार्थ से होकर
प्रकाश की किरण आर पार पूर्ण रूप से हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ या ट्रांसपेरेंट मैटर कहते हैं। याद रखना है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाए उसी को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कांच, पानी, हवा, ये सब क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। शीशा, प्रकाश क्या है? एक पार से दूसरी पार, किसी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कांच है, यहां से लाइट अगर हम लोग दिए तो आर पार हो जाएगा लाइट, तो उसी को क्या कहा जाएगा? हम लोग को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। याद रखना है। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपेक। ओपेक अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? सीधा याद रखना, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं करता हो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। लिखेंगे, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण आर पार पूर्ण रूप से नहीं हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो दिक्कत है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पूर्ण रूप से पार नहीं होगा, जैसे लकड़ी, क्या लकड़ी से होकर प्रकाश का किरण आर पार हो जाएगा? क्या नहीं हो सकता। जैसे पत्थर, क्या इससे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा कि कांच क्या है? पारदर्शी है या पारभासी है या अपारदर्शी है, दे देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधा मारिएगा, कांच क्या है? पारदर्शी है। अपारदर्शी लकड़ी क्या है? तो अपारदर्शी हो जाएगा। याद रखना है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब तीसरा जानना है पारभासी। पारभासी पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट। किसे कहते हैं? लिखेंगे, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की कुछ अंश आर पार करता हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। याद रखना, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की कुछ ही किरण आर पार जाता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी या ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल से लगा कागज, तेल से लगा कागज हो गया इसमें। जैसे घिसा हुआ कांच, दूसरा क्या हो जाएगा? घिसा
हुआ कांच इत्यादि। इतनी मुख्य टॉपिक को हम लोग आज के क्लास में जो पढ़े हैं उसको आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से मेरा पार्ट बाय पार्ट आपको क्लास मिलता रहेगा। याद रखना है फ्रेंड्स, जब आपको पारदर्शी पदार्थ बोलेगा तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण आड़ पाड़ हो जाए, पारदर्शी, आड़ पाड़ न हो, अपारदर्शी, कुछ कुछ आड़ पाड़ हो। तेल से लगा हुआ कागज पे अगर लाइट अगर इस साइड से देंगे ना तो कुछ अंश बाहर निकलेगा, पूरा पूरी नहीं निकलता है। तो 3 हम इस चीज को याद रखेंगे कि जिससे पदार्थ से होकर प्रकाश की पूर्ण रूप से किरण आड़ पाड़ हो जाए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, मतलब कि अपारदर्शी क्या हो जाएगा, आड़ पाड़ नहीं हो, जैसे लकड़ी, पत्थर, इससे अगर हम लाइट बाढ़ेंगे तो पार से ऊपर होगा क्या, नहीं होगा। और पारभासी, जिसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या होता है, तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश आड़ पाड़ होए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो मैथमेटिक्स भी उतने ही ईमानदारी से पढ़ाता हूं जितना मैं फिजिक्स, क्योंकि छात्रों का डिमांड्स के कारण मैं फिजिक्स का क्लास लेकर आया हूं। और फिजिक्स में जहां तक होगा संभव आपको एक एक पॉइंट समझाने का मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। एक भी पॉइंट आपको पूरे क्लास करने के बाद आपको एग्जामिनेशन में अगर लाइट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लगातार वॉच करते रहिए। हम लोग अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डे। आज के लिए यहीं पर मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो पूरा वॉच करने का कोशिश कीजिए और इसी तरीके से आप आनंद लेते रहिए, चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव जो भी छात्र हो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं मुख्य टॉपिक को मैं पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं वन लाइनर क्वेश्चन को भी लेकर आऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस में भी मैं करवा दूंगा। आपको एक ही प्लेटफॉर्म से हर सुविधा आपको मिलेगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो मैं आप लोग के लिए मैं बनाऊं वे आपके पास स्वयं उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट इसके अगले पार्ट को लेकर। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।